Startups and its registration. Startups as the name suggests, starting something new. कोई नई चीज बनाना. जब आपके पास कोई नया आइडिया है, कोई बिजनेस कॉन्सेप्ट है जिसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, एक अच्छे बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप जब उस आइडिया को लेकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके बिजनेस को स्टार्टअप कहा जाता है. Startups are in general an entrepreneurial venture, typically an emerging fast growing business. By developing a viable business model around an innovative product, service, process, or a platform. Basically, startup is designed to effectively develop and validate a scalable business model. मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका जो स्टार्टअप है वो नॉर्मली ऐसे आइडियाज होते हैं जो बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा सकें, एक अच्छे बिजनेस मॉडल को डेवलप करें. और स्टार्टअप का जो बिजनेस मॉडल है वो बेसिकली इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव सर्विसेज पर या इनोवेटिव प्रोसेस पर बेस्ड होता है. इसका मकसद होता है एक ऐसा बिजनेस डेवलप करना जिसका आगे बढ़ने की बहुत संभावना हो, जिसको एक अच्छे बड़े बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सके. तो कोई बड़े बिजनेस की शुरुआत जब हम करते हैं तो स्टार्टिंग से तो कोई बड़ा होता नहीं. जब हम बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं कोई भी नए आइडिया की, कोई भी नए प्रोसेस की जो इनोवेशन पे बेस्ड है, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, आपके पास कुछ नया है और लोगों से थोड़ा हट कर है, तो जब आप वो काम स्टार्ट करते हैं तो आपको स्टार्टअप कहा जाता है. बस आपका प्रोस्पेक्ट अच्छा होना चाहिए. इवोल्यूशन. स्टार्टअप को कैसे कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे धीरे धीरे स्टार्टअप को आगे बढ़ाया जाता है. जहां तक स्टार्टअप का सवाल है वो आपको हर फॉर्म और हर साइज में देखने को मिलेगा, लेकिन स्टार्टअप धीरे धीरे होता है. कोई भी रातों रात तो बड़ा नहीं होता, रातों रात कोई बिजनेस सेटअप भी नहीं होता. तो किस तरीके से हम स्टार्टअप इवोल्यूट करते हैं, कैसे उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं. तो सबसे पहले स्टार्टअप के लिए आपके पास एक अच्छा कोई नया आइडिया या कोई नया बिजनेस कॉन्सेप्ट होना चाहिए. अब आप इस आइडिया और कॉन्सेप्ट का डीप रिसर्च करिए, अपने आइडिया को अच्छी से समझिए, जो टेक्नोलॉजी उसमें चाहिए उसको समझिए, आपका जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी से डीप रिसर्च करिए और देखिए कि क्या उसका कोई कमर्शियल पोटेंशियल है, क्या आपके आइडिया या बिजनेस कॉन्सेप्ट को या आपके इनोवेटिव आइडिया को क्या एक अच्छा कमर्शियल रूप दिया जा सकता है, उसको कमर्शियलाइज किया जा सकता है. इसका डीप रिसर्च आपको करना है. अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया अच्छा कमर्शियलाइज हो सकता है, एक अच्छे बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है, तो नाउ स्टार्ट अपने बिजनेस को आप फाउंड करिए, यानी अब फाउंडेशन स्टोन लेट डाउन करिए. अब जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो एक फाउंडर्स एग्रीमेंट होता है. फाउंडर्स एग्रीमेंट में फाउंडर्स आपस में एग्रीमेंट करते हैं जिसमें कौन कितना कमिटमेंट करेगा, ओनरशिप किस तरीके से होगी, कौन सा फाउंडर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एसेट्स जो जनरेट होगी स्टार्टअप में उसको कैसे डील किया जाएगा, ये सारी बातें लिखी होती है. इसके बाद एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट होता है जो फाउंडर और इन्वेस्टर्स के बीच में होता है, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, जिसमें प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर किस टर्म्स कंडीशन के अंतर्गत आपके स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके राइट्स क्या होंगे आपके इन्वेस्टर के, इफ दे वांट टू एग्जिट योर स्टार्टअप तो कैसे एग्जिट कर सकते हैं. ऐसे कई इंपॉर्टेंट टर्म्स और कंडीशन इसमें लिखी जाती है. इन एग्रीमेंट्स के बारे में डिटेल में हम थोड़ा और भी देखेंगे. ये जो स्टार्टअप है बच्चों, इसका अगर अच्छे तरीके से जब ये स्टार्ट हो गया, आपको फंडिंग मिल गई, अब आपका बिजनेस आगे चलेगा. अब आपके जो स्टार्टअप है उसका हो सकता है वो अच्छा सक्सेसफुल हो जाए, कई माइलस्टोन लाइफ में अचीव कर ले और वो एक बिग बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए, उसकी खुद की अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर आ जाए और वो लिस्ट हो जाए. या तो आपका स्टार्टअप किसी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज या एक्वायर भी हो सकता है और इससे आपका स्टार्टअप चला जाएगा. और कई बार आपका स्टार्टअप उस समय भी खत्म हो सकता है जब वो फेल हो जाए, और स्टार्टअप में फेल होने का चांसेस थोड़ा होता है क्योंकि स्टार्टअप थोड़े हाई रिस्क के होते हैं, थोड़े इनोवेटिव होते हैं. इनोवेटिव आइडिया फ्रूटफुल हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो देयर लाइकली चांस ऑफ फेलियर इन स्टार्टअप, बट दैट्स ओके. आइडिया है तो हमको काम तो करना चाहिए, बस हाँ अच्छे से रिसर्च करिए. ऐसे आंख बंद करके कोई काम स्टार्ट नहीं किया जाता. आप अच्छे से रिसर्च करिए, अपने आइडिया को देखिए कि वो कमर्शलाइज हो सकता है कि नहीं, और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करिए. जहाँ तक एक अच्छे स्टार्टअप के डेवलपमेंट का सवाल है तो उसके लिए एक अच्छा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी होना चाहिए. एक स्टार्टअप इकोसिस्टम नॉर्मली कैसा होता है बच्चों, इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन अमंग पीपल, ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर एनवायरनमेंट. एक अच्छे इकोसिस्टम, खास करके स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, स्किल, टाइम, मनी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. ये रिसोर्सेज कैसे आते हैं बच्चों, बेसिकली पीपल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इनके आपस में मीटिंग होती है और वहां से रिसोर्सेज फ्लो होते हैं. तो इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ गुड स्टार्टअप इकोसिस्टम. तो इस तरीके से कोई स्टार्टअप का इवोल्यूशन होता है. नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी. भारत में
जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने 15 अगस्त 2015 को स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव अनाउंस किया था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहती है जो कि इनोवेशन को बढ़ावा दे भारत में, और इनोवेटिव बेस्ड स्टार्टअप्स को आगे लेकर के आए, जिससे कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव की जा सके और लार्ज स्केल पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डेवलप की जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्टअप इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान भी लॉन्च किया था। ये जो स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान है, इसको कई एरिया के हिसाब से इसका एक्शन प्लान बनाया गया है, जैसे सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। ऐसे अलग अलग कैटेगरी में इस एक्शन प्लान को बांटा गया है। जब से ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, हमारे सरकार ने बहुत सारे की कोशिश की है कि अच्छा एक इकोसिस्टम डेवलप हो सके, लोगों की मदद की जा सके ताकि वो अपने स्टार्टअप को बढ़ा सके। सरकार के उठाए हुए कुछ कदम हम देखते हैं यहाँ पर जो एक्शन प्लान में है। फंड्स ऑफ फंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो सिडबी के नाम से जाना जाता है, उसके पास एक 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया है, जो एफएफएस के नाम से फेमस है, जिसको हम फंड्स फॉर स्टार्टअप कहते हैं। ये फंड्स फॉर स्टार्टअप के अंतर्गत देखिए, आप लोग को मैं एआईएफ पढ़ाऊंगा सेबी में, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये लोग जो दूसरी कंपनियां खासकर स्टार्टअप में इक्विटी या इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इनको भी पैसे की जरूरत होती है। तो ये जो एफएफएस है, वहां से एआईएफ को पैसा मिलता है, और जो एआईएफ है वो जो पैसा है इसका इस्तेमाल स्टार्टअप्स में इक्विटी या इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट खरीदने में करता है। यानी सिंपल भाषा में बोलूं तो ये जो 10,000 करोड़ का फंड है, इस स्टार्टअप को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैपिटल प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है ताकि स्टार्टअप अपना बिजनेस चला सके। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टार्टअप, नॉर्मली स्टार्टअप थोड़े रिस्की होते हैं और नए आइडिया के होते हैं, उनका फ्यूचर थोड़ा अनसर्टेन होता है, इसलिए नॉर्मली इनको कोई लोन प्रोवाइड नहीं करता। तो इसके लिए सरकार ने क्रेडिट गारंटी फंड बनाकर रखा है, जो 500 करोड़ पर ईयर के बजट का है। तो इसके अंतर्गत सरकार बैंक्स को और लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को गारंटी देती है कि अगर वो लोन स्टार्टअप को देंगे तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। बैंक और लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के लोन की गारंटी सरकार इस फंड के माध्यम से पूरा करेगी। रिलैक्स नॉर्म इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट फॉर स्टार्टअप, सरकार जब कहीं से कोई पब्लिक प्रोक्योरमेंट करती है, यानी गवर्नमेंट जब बड़े पैमाने पे खरीदारी करती है, परचेस करती है, तो वो उन्हीं लोगों से परचेस करती है जिनको प्रायर एक्सपीरियंस है या जिनका टर्नओवर सरकार के लिमिट के अकॉर्डिंग है, यानी बड़े लोगों से करने की कोशिश करती है। अब स्टार्टअप तो नया है, तो स्टार्टअप को एक बूस्ट देने के लिए सरकार ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट में इनके लिए जो टर्नओवर और प्रायर एक्सपीरियंस के जो नॉर्म्स है, टर्म्स कंडीशंस को रिलैक्स कर दिया है। ये बिना प्रायर एक्सपीरियंस और टर्नओवर लिमिट के भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और गवर्नमेंट को अपनी चीजें सप्लाई कर सकते हैं। टैक्स इंसेंटिव 80 IAC के अंतर्गत अगर आप स्टार्टअप है, एलिजिबल स्टार्टअप हैं, आपको जो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से एक सर्टिफिकेशन मिला हुआ है और यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टार्टअप, तो आपका जो प्रॉफिट या गेन होगा आपके बिजनेस या प्रोफेशन से, उसका 100% डिडक्शन आप 3 साल तक क्लेम कर सकते हैं। तो एक अच्छा इंसेंटिव है आपके लिए। इसके साथ जो टैक्स एग्जम्पशन है ऑन इन्वेस्टमेंट अबव फेयर मार्केट वैल्यू, किसी प्राइवेट या ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, उनके शेयर्स प्रीमियम पे खरीदते हैं और फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा प्रीमियम पे करते हैं, तो जितना एक्स्ट्रा पे करते हैं उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। लेकिन ये रूल स्टार्टअप पर एप्लीकेबल नहीं होता, यानी स्टार्टअप के शेयर्स अगर हम फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पे भी खरीद ले तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। हालांकि इस एग्जम्पशन के लिए स्टार्टअप को एक फॉर्म 2 DPIIT को जमा करना होता है, या आप इनकम टैक्स में पड़े हुए हैं। सेक्शन 54EE करके भी एक कैपिटल गेन एग्जम्पशन मिलता है। अगर किसी SSC को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और वो उसको एग्जाम कराना चाहता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टार्टअप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 50 लाख है। अगर वो इन्वेस्ट करता है तो उसको एग्जम्पशन मिल जाता है। अब इसके साथ 54GB का भी एक एग्जम्पशन मिलता है कैपिटल गेन में। अगर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या कोई प्लॉट या लैंड बेचते हैं और उससे आपको कोई कैपिटल गेन होता है और उसका कंसीडरेशन अगर आप किसी कंपनी स्टार्टअप में लगा देते हैं और स्टार्टअप उससे प्लांट मशीन वगैरह खरीदता है, तो आपको एग्जम्पशन मिलता है। हालांकि कुछ शर्तें हैं। एक शर्त है कि आपकी जो वोटिंग राइट है वो कम से कम 50 थी, जो अब 25% हो गई है। इसके साथ साथ 31 मार्च 2021 के पहले आपका जो स्टार्टअप है वो बन जाना चाहिए। तो इसको अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। और
बाकी आपको मैंने कैपिटल गेन चैप्टर में बताया है। सेक्शन 79 में भी इनको एक एग्जम्पशन है बच्चों। नॉर्मली प्राइवेट कंपनी या ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं होती है, उन लोग अपना लॉस तभी कैरी कर सकते हैं जिस साल उनको लॉस हुआ और जिस साल कैरी कर रहे हैं सेम पर्सन के पास 51% वोटिंग राइट हो। अगर वो चेंज हो गया तो आप लॉस कैरी नहीं कर सकते। लेकिन ये स्टार्टअप में ये भी रिलैक्स है, या तो 51% सेम लोगों के पास हो, या फिर 51% नहीं है लेकिन इंटायर शेयर जो होल्डर, जो लॉस के समय जो लोग शेयर होल्डर थे वो कैरी फॉरवर्ड के ईयर में भी अगर शेयर होल्डर हैं तो उन लोगों को ये लॉस कैरी फॉरवर्ड करने की परमिशन है। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। वोटिंग राइट भले कम हो जाए लेकिन शेयर होल्डर अगर सेम है तो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा बच्चों। लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एग्जामिनेशन एट लोअर कॉस्ट। अधिकतर स्टार्टअप इनोवेटिव आइडिया वाले होते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, तो उनको पेटेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। पेटेंट के जो प्रोसीजर है उसको आसान किया गया है। एक स्कीम है स्टार्टअप आईपीआर प्रोटेक्शन SIPP। इसके अंतर्गत जो पेटेंट है उसको फास्ट ट्रैक किया गया है। पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन अगर स्टार्टअप मांगते हैं तो उसकी प्रोसेस को, उसके एग्जामिनेशन को फास्ट किया गया ताकि कम टाइम पर इनको पेटेंट और ट्रेडमार्क और डिज़ाइन मिल सके। इसके साथ जो फीस है पेटेंट एप्लीकेशन की उसको 80% तक रिड्यूस किया गया है। देयर इज अ रिडक्शन अप टू 80% इन द फीस फॉर पेटेंट। इसके साथ एक पैनल ऑफ फैसिलिटेटर्स फॉर पेटेंट एंड ट्रेडमार्क एप्लीकेशन बनाया गया है जो स्टार्टअप की मदद करते हैं, उनको लीगल गाइडेंस, हैंड होल्डिंग, उनके एप्लीकेशन को संभालने में मदद करते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी ताकि वो अपने पेटेंट आसानी से रजिस्टर करवा सकें। सेल्फ सर्टिफिकेशन बेस्ड कॉम्प्लायंस। नॉर्मली कॉम्प्लायंस के लिए आपको प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल से सर्टिफिकेशन करवाना पड़ता है जो थोड़ा कॉस्टली भी होता है। तो स्टार्टअप को क्योंकि शुरू में पैसे की कमी होती है इसलिए उनको एक सेल्फ सर्टिफिकेशन दिया गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत ताकि वो बिजनेस आसानी से कर सके। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने 36 वाइड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री नोटिफाई की है जिनको 3 इन्वायरमेंट एक्ट आपके बुक में लिखा हुआ है, पढ़ सकते बच्चों। उन इन्वायरमेंट एक्ट में सेल्फ सर्टिफिकेशन से वो कॉम्प्लायंस शो कर सकते हैं कि वो इसको कॉम्प्लाई कर रहे हैं। इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने भी स्टेट गवर्नमेंट से कहा है, नीचे आपके बुक में कुछ लेबर लॉज दिए हैं, आप उनको पढ़ेंगे बच्चों। आप उन लेबर लॉज में उनके हेडिंग्स दिए हुए हैं, जो कॉम्प्लायंस है वही लोग सेल्फ सर्टिफाई करेंगे और कई स्टेट ने अलाउ भी किया है और कई स्टेट कर भी रहे हैं ताकि ये सेल्फ सर्टिफाई कर सकें और इनके कॉम्प्लायंस कॉस्ट कम हो सके। इसके बाद है सेटिंग अप इंक्यूबेटर्स। इंक्यूबेटर्स कौन होते हैं? इंक्यूबेटर्स एक टाइप के मेंटर्स होते हैं। हमारे पास आइडिया होता है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज उतना नहीं होता। इंक्यूबेटर्स हमारी मदद करते हैं ताकि हम अपने आइडिया को एक रियलिटी दे सकें, हम अपने आइडिया को कमर्शलाइज कर सकें, हम अपने आइडिया का 100% पोटेंशियल एक्सप्लॉइट कर सकें। उसमें इंक्यूबेटर्स हमको मदद करते हैं, हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे रिसर्च में और हमारे इनोवेटिव आइडिया को डेवलप करने के लिए। अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत नीति आयोग ने अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाया है, पब्लिक प्राइवेट दोनों सेक्टर में। इसके अंतर्गत 10 करोड़ रुपए का एड दिया गया है ताकि जो एग्जिस्टिंग इंक्यूबेटर्स है उनको बढ़ाया जा सके और उनके जो कॉस्ट है, उनकी कैपिटल और ऑपरेशनल कॉस्ट है, उसको कवर किया जा सके। 5 साल के लिए इतना पैसा लगाया गया है। सेटिंग अप ऑफ स्टार्टअप सेंटर्स एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स। 14 स्टार्टअप सेंटर्स और 15 टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स बनाए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। यानी ये सेंटर सेटअप किए जा रहे हैं, कुछ सेंटर सेटअप हो गए हैं और कुछ किए जा रहे हैं। ये मदद करेंगे स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने में। रिसर्च पार्क, 7 रिसर्च पार्क सरकार डेवलप करेगी स्टार्टअप इंडिया एक्शन के अंतर्गत। इसमें से जो खड़गपुर वाला है वो ऑलरेडी IIT खड़गपुर ऑलरेडी चल रहा है। इसका मकसद भी है बच्चों आपके आइडिया को का अच्छे से डीप रिसर्च करने में मदद करना, आपको हेल्पिंग हैंड देना ताकि आप अपने आइडिया को आगे बढ़ा सकें। स्टार्टअप्स, देखो स्टार्टअप आगे बढ़ेगा, बड़ा बिजनेस बनेगा, देश का ग्रोथ होगा और हम इनोवेटिव आइडियाज लेकर आएंगे, साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, तो उसके लिए सरकार की तरफ से सारे कदम उठाए गए हैं। अगले लेक्चर में बच्चों मैं आपको
एलिजिबिलिटी फॉर बिकमिंग अ स्टार्टअप कंपनी बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर लेक्चर।